Welcome everybody to this new lecture of our paper number 3, Waves, Oscillations and Acoustics. And in our previous lecture, we were discussing about the square wave. And we want to analyze this type of square wave by the use or by the application of Fourier theorem. And this is my square wave, which is a graph between the displacement and time, and this is the square wave. This wave is called as square wave because it travels into the form of a square, okay, into the form of squares, square, again square, okay, positive half cycle, negative half cycle, positive half cycle, negative half cycle. So travels in this manner. ओके अब ये इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन था कि जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू a है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू a यानी एम्पलीट्यूड के बराबर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वो है समय t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t/2 के बीच में, यानी इस समय के लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहती है a के बराबर, और जो समय है t इक्वल टू t/2 से t इक्वल टू t के बीच में, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू -a रहती है। ऐसा हम एनालिसिस कर रहे थे, और ये हमारा फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन था। और a नोट की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर ली थी, और a नोट की जो वैल्यू थी वो 0 के बराबर हम डिड्यूस कर चुके थे। ओके, अब जो कोफिशिएंट्स आगे बचे हैं, जो यहाँ कोफिशिएंट है an और जो दूसरा कोफिशिएंट है bn, इसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और वो वैल्यूज इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस when a not equal to 0, so this results indicates that mean value of the displacement over a time period is 0. Mean value of the displacement over a time period is 0. जो mean value है ये -a और +a, इसकी जो mean value है displacement की, वो over a time period 0 to t is 0. और सेकंड जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसको अब हम एनालिसिस करना चाहते हैं, और वो एनालिसिस करने के लिए मुझे an की वैल्यू चाहिए, और जो an मुझे देगा वो ये वाला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4। ये मुझे देता है an की वैल्यू जो है 2/t लिमिट्स 0 to t y cos n ओमेगा t, दैट कि ये कोसाइन वाली जो सीरीज है ये मुझे वैल्यू देती है an की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कराती है। सो जो an की वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फॉर्मूला मेरे पास है वो है 2/t 0 से t y cos n ओमेगा t dt, cos n ओमेगा t dt। और y की वैल्यू मुझे पता है, y का जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, y की वैल्यू a है बिटवीन द लिमिट्स t इक्वल टू 0 से t इक्वल्स टू t/2, और y की वैल्यू -a है बिटवीन द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू t/2 टू t इक्वल्स टू t। ये टाइम इंटरवल है मेरे पास। सो ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, इसको भी मैं इसी तरह से एडजस्ट कर सकता हूं, और जब मैं एडजस्ट करता हूं तो 2/t सेम, लिमिट्स 0 से t/2, y की वैल्यू इस टाइम इंटरवल के लिए a है तो y की वैल्यू मैंने a पुट करी, cos n ओमेगा t dt सेम, प्लस जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल है मेरे पास वो है t/2 से t, और इस इंटरवल के लिए, इस टाइम इंटरवल के लिए जो y की वैल्यू है वो है -a। ओके, एंड cos n ओमेगा t dt सेम, दिस इज सेम। ओके, सो इस नेगेटिव साइन की वजह से ये जो पॉजिटिव साइन है वो हो जाएगा नेगेटिव। एंड एक और बात जो यहाँ से आप सीख सकते हैं वो ये है कि ये जो a है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ से भी इस इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाएगी और इस इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाएगी, तो ये जो टर्म है बाहर वाला ये बन जाएगा मेरे पास 2a/t, बिकॉज ऑफ a इज कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स। ओके, और ये जो टर्म बनेगी मेरे पास 0 से t/2 cos n ओमेगा t dt माइनस t/2 से t cos n ओमेगा t dt। ओके, अब हम क्या करते हैं, t/2
2a/t मेरे पास एज इट इज है, और cos n ओमेगा t का हम यहाँ इंटीग्रेशन कर देते हैं, cos n ओमेगा t का इंटीग्रेशन कर देते हैं बिटवीन द लिमिट्स 0 से t/2 के बीच में। इन लिमिट्स के बीच में हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अब इन लिमिट्स के बीच में जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो चूंकि cos का इंटीग्रेशन होता है sin n ओमेगा t ओवर n ओमेगा, चूंकि ये cos 2 थीटा जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा ओवर 2, इसीलिए जो t का मल्टीपल है यहाँ n ओमेगा है, इसलिए आ जाएगा n ओमेगा sin n ओमेगा t ओवर n ओमेगा, एंड लिमिट्स इज बिटवीन 0 से t/2 के बीच में, और माइनस साइन इज एज इट इज। इसी तरह से जो cos का इंटीग्रेशन यहाँ होगा वो हो जाएगा sin n ओमेगा t ओवर n ओमेगा, और लिमिट्स जो आएंगे वो आएगी t/2 से t के बीच में। आप ये और देख रहे होंगे चूंकि n ओमेगा ये इसके डिनोमिनेटर में है और एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, n ओमेगा इसके भी डिनोमिनेटर में और एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो 1 ओवर n ओमेगा इज टेकिंग आउट कॉमन फ्रॉम these two terms. So this term will be 2a into the denominator same, n omega same, and t is same. Okay, so this term will become sin n omega t, limits between the 0 to t/2. Okay, and यहाँ जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स आएंगे हमारे पास t/2 से t के बीच में। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, दो काम एक साथ कर रहे हैं। एक तो जो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं 2π/t होती है, ये रख रहे हैं, और जो स्मॉल t के जो लिमिट्स हैं वो भी साथ साथ पुट कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओमेगा की वैल्यू लिख रहे हैं 2π/t, और साथ ही साथ ये जो स्मॉल t है इसकी जो लिमिट्स हैं उनको भी पुट कर रहे हैं। ओके, तो जब हम ऐसा यहाँ करेंगे तो साइन n ओमेगा की वैल्यू हो गई 2π/t, और स्मॉल t की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी t/2। सो t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन इज एज इट इज। फिर हम यहाँ फिर से वही काम करेंगे, साइन n ओमेगा की वैल्यू रखी हमने 2π/t, और अपर लिमिट हमने यहाँ रखी t, माइनस लोअर लिमिट साइन n वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड द लोअर लिमिट t/2। ओके, अब जो यहाँ से कैंसिल आउट होती हैं क्वांटिटीज, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, यहाँ t से t कैंसिल होगा केवल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल एंड t से t कैंसिल। तो जो क्वांटिटीज अभी मेरे पास बचेंगी वो कौन सी होंगी उन्हें को देख लेते हैं। 2a ओवर n ओमेगा t इज सेम साइन n पाई, यहाँ से मेरे पास बचेगा साइन n पाई, यहाँ से मेरे पास बचेगा cos 2n पाई, और यहाँ से मेरे पास बचेगा साइन n पाई। ओके, और अगर आप इसको माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन n पाई से साइन n पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा मेरे पास साइन 2n पाई। अब आप n की यहाँ कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, 1 0 1 2 3 4 5, ये हमेशा आपको 0 देगा। तो इसलिए इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, चूंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये भी मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये देगा आपको 0। यानी an की वैल्यू भी स्क्वायर वेव के केस में जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारे पास दूसरा कोएफिशिएंट है फूरियर सीरीज का, उसकी वैल्यू भी 0 आ जाती है, उसकी वैल्यू भी 0 आ जाती है। ओके, दैट इज ऑल द कोसाइन टर्म्स, क्योंकि ये कोसाइन वाली सीरीज थी उसी का इंटीग्रेशन था, ऑल द कोसाइन टर्म्स डिसअपियर फ्रॉम द सीरीज। तो अब जो मेरे पास ये फूरियर सीरीज थी, ये जो फूरियर सीरीज मेरे पास थी, इसमें से मैं एनालिसिस कर चुका हूँ स्क्वायर वेव के केस को, तो ए नोट की वैल्यू भी 0 है, और जो कोसाइंस टर्म्स हैं, यानी जो an की वैल्यू है, an की वैल्यू 0 होने का मतलब a1 की वैल्यू 0, a2 की वैल्यू 0, a3 की वैल्यू 0, a4 की वैल्यू 0। इसका मतलब ये है कि इस सीरीज से a नोट भी एलिमिनेट हो जाएगा, और जितने भी कोसाइंस वाले टर्म्स हैं, जितने भी कोस वाले टर्म्स हैं, ये सब भी इस सीरीज से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। इस सीरीज से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, अब मेरे पास जो अगला टास्क है वो है कि मैं bn की वैल्यू कैलकुलेट करूं, और bn की वैल्यू जो है वो मुझे बताएगी कि आगे इस सीरीज का स्क्वायर वेव के फॉर्म में हम किस तरह से एक्सपांशन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू दिस। तो ये मेरे पास bn का जो वैल्यू है वो ये है, और ये मुझे देता है ये इक्वेशन नंबर 5।
बी एन इक्वल्स टू 2/t 0 से t इंटीग्रेशन 0 से t y साइन एम एन ओमेगा टी डी टी। ये वाला इक्वेशन मुझे बी एन की वैल्यू प्रोवाइड कराता है। ओके, और y मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो कुछ इस तरह का है कि इस टाइम इंटरवल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट रहता है स्क्वायर वेव का वो पॉजिटिव ए रहता है, और इस टाइम इंटरवल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट रहता है स्क्वायर वेव का वो माइनस ए रहता है। तो इसको मैं यूज करूंगा, और बी एन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 हम with the use of this data we can calculate the value of bn. So this is the way to calculate the bn. So bn is equals to 2/t limits 0 से t y sin n omega t dt. ओके, फिर से हम इस इंटीग्रेशन को दो भागों में विभाजित करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे। ये पहला लिमिट इंटरवल है मेरे पास 0 से t/2 जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है, और ये दूसरा इंटरवल है मेरे पास t/2 से t जो स्क्वायर वेव की नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इस इंटरवल के लिए y की वैल्यू प्लस a रहती है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट रहता है स्क्वायर वेव का वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव रहता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव रहेगा एज यूजुअल। सो 0 से t/2 प्लेस द वैल्यू ऑफ a y इक्वल्स टू a साइन n ओमेगा t dt प्लस t/2 t, और जो y की वैल्यू इस इंटरवल के लिए है वो नेगेटिव a है, सो नेगेटिव साइन n ओमेगा t dt दिस। ओके, अब चूंकि ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव की वजह से ये जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा। साथ ही साथ a यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से a कॉमन है तो ये बाहर चला जाएगा 2a/t। ओके, और जो इंटरवल बचेगा मेरे पास वो है 0 से t/2। यहाँ जो इंटीग्रेशन करना है वो साइन n ओमेगा t dt का, और नेगेटिव साइन के साथ इंटरवल है मेरे पास इंटीग्रेशन t/2 से t एंड साइन n ओमेगा t dt। ओके, इस टर्म का जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो ये आएगा माइनस कोस n ओमेगा t ओवर n ओमेगा, जैसे हम पहले इस बारे में सीख चुके हैं। यहाँ देखिए कोस n ओमेगा t का इंटीग्रेशन हमने किया था तो हमारे पास आया था साइन n ओमेगा t ओवर n ओमेगा। सिमिलरली जब साइन n ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेगा वो आएगा निगेटिव साइन के साथ कोस n ओमेगा t ओवर n ओमेगा। ओके, और जो लिमिट्स आएंगी वो आएंगी 0 से t/2 माइनस इज एज इट इज। यहाँ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस साइन ओमेगा टी ओवर एन ओमेगा, और लिमिट्स जो आएंगी वो आएंगी t/2 से t के बीच में। ओके, अब ये देखिए आप कि एन ओमेगा यहाँ भी कांस्टेंट भी है और डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में, तो ये इसमें से कॉमन लेंगे तो ये जो बाहर वाली टर्म है ये बन जाएगी 2a ओवर एन ओमेगा टी माइनस कोस एन ओमेगा टी, लिमिट्स बिटवीन 0 से t/2 के बीच में है, और प्लस चूंकि ये माइनस और ये माइनस इस टर्म को कर देगा पॉजिटिव, सो कोस एन ओमेगा टी लिमिट्स बिटवीन t/2 से t। तो अब ये टास्क जो हमारे पास बचा है यहाँ वो इन लिमिट्स को प्लेस करने का है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू दिस फंक्शन। ओके, साथ ही साथ एक काम जो हमने यहाँ किया था वो भी हम करेंगे कि ओमेगा की वैल्यू को हम 2π/t पुट करेंगे, और साथ ही साथ जो स्मॉल t की लिमिट्स हैं वो भी हम पुट करते हुए चलेंगे, तो इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसा हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू bn की, और जो bn की वैल्यू होगी वो 2a ओवर n ओमेगा t, तो कांस्टेंट, ये तो सिमिलर टर्म है जैसे हमने कॉमन लिया हुआ था। अब हम अपर लिमिट को जब पुट करते हैं, अपर लिमिट है हमारे पास t/2, तो माइनस हमारे पास ऑलरेडी है कोस n, और ये वैल्यू हुई ओमेगा की 2π/t, और अपर लिमिट हुआ हमारे पास t/2 प्लस इस वजह से, वैसे माइनस आना चाहिए था पर इस नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ आ जाएगा ये पॉजिटिव, और cos 0, क्योंकि जो लोअर लिमिट है फर्स्ट इंटीग्रेशन में, ये देखिए जो लोअर लिमिट है फर्स्ट इंटीग्रेशन में वो 0 है, तो इस 0 की वजह से यहाँ बनेगा cos 0। हालांकि वो नेगेटिव साइन के साथ बनना चाहिए था, लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से वो जो नेगेटिव साइन है वो हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, सो ये टर्म मेरे पास बनेगी 2a over n omega t same minus same cos n value of omega that is 2π/t and the upper limits
t/2 plus because of this minus, this sign of minus will become positive, and cos 0 here is this minus cos n value of omega 2π/t minus the upper limit t/2 plus because of this minus, this sign will become positive, and cos of 0 because the lower limit is 0. Okay, plus sign is as it is. Again the upper limit is t here, so cos n value of omega is 2π/t and t minus, and the lower limit is t/2. तो जो कैंसिल होने वाले फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट मिलता है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से 2 हुआ 2 से कैंसिल, t हुआ t से कैंसिल, यहाँ t हुआ t से कैंसिल, और इस फैक्टर में 2 हुआ 2 से कैंसिल और t हुआ t से कैंसिल। तो रिजल्ट आएगा इस फैक्टर का वो आएगा 2a/n⍵t, सेम है जो कांस्टेंट क्वांटिटी है और बाहर है इस ब्रैकेट से, और जो अंदर अभी मेरे पास बचा है वो है माइनस कोस n पाई एंड प्लस कोस 0 प्लस कोस 2n पाई, एंड यहाँ से जो बचेगा मेरे पास वो बचेगा कोस -n पाई। अब देखिए कोस 0 की वैल्यू होती है +1, और कोस 2n पाई की वैल्यू, n की वैल्यू आप कुछ भी रखें, लेकिन जो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। तो ये जो वैल्यू देगा वो देगा मुझे हमेशा +1। तो +1 मुझे यहाँ से मिला और +1 यहाँ से मिला, तो ये हो गया +1 +1 +2। और यहाँ से देखिए माइनस कोस n पाई और माइनस कोस n पाई, तो ये मुझे मिल गया -2 कोस n पाई। ओके, और यहाँ भी हमने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू रख दिया 2π/t, तो t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो वैल्यू बनी, यहाँ से जो मेरे पास फैक्टर बचा, न्यूमरेटर में मेरे पास बचा a और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा n पाई। तो न्यूमरेटर में मेरे पास बचा a और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा n पाई, और ये टर्म सेम है 2 - 2 कोस n पाई। अब ये भी देख रहे होंगे कि 2 भी कॉमन है, तो 2 भी बाहर कॉमन लीजिए, तो जो bn की वैल्यू आएगी, जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी यहाँ से मेरे पास, वो आएगी bn इक्वल्स टू 2a/n पाई। 2 यहाँ से कॉमन है, a से मल्टीप्लाई हुआ तो 2a बना, डिनोमिनेटर में n पाई सेम है, और ये जो टर्म बनेगी वो बनेगी 1 - कोस n पाई, 1 - कोस n पाई। अब bn की वैल्यू डिपेंड करती है n पर, bn की वैल्यू डिपेंड करती है n पर। देखिए अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये जो टर्म बनती है वो बनती है 1, इसको छोड़ दीजिए, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी, मान लीजिए n की वैल्यू आप 1 रखते हैं यहाँ, तो ये टर्म आपको देगी 2a/पाई, फिर 2 रखेंगे तो 2a/2 पाई, फिर 3 रखेंगे 2a/3 पाई, फिर 4 रखेंगे 2a/4 पाई। तो यहाँ तो जो टर्म बनेगी वो कांस्टेंट बनेगी, जो टर्म यहाँ आउट ऑफ द ब्रैकेट होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मुझे इंटरेस्ट है इस टर्म में, ये जो ब्रैकेटेड टर्म है ये मुझे क्या देगा, ये ब्रैकेटेड टर्म मुझे किस तरफ लेके जाता है, और ये ब्रैकेटेड टर्म जो वैल्यू मुझे प्रोवाइड कराता है वो क्या है। देखिए अगर मैं n की वैल्यू, ये जो b1 वाला, जो ये वाली जो सीरीज में ये जो कोफिशिएंट है b1, इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ b1 की, चूंकि ये पता है मुझे कि a0, a1, a2, an ये सब 0 हो चुका है। अब मेरे पास यही पॉसिबिलिटी बची है कि ये टर्म सर्वाइव करेंगे या नहीं, तो इसको मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ और इसको मैं यूज करना चाहता हूँ। तो b1 की वैल्यू, मैं n को 1 कह रहा हूँ, तो ये वैल्यू हुई b1 की, तो ये बनेगा टर्म 2a/पाई, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से जो टर्म बनेगा मेरे पास वो बनेगा 1 - कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू आप जानते हैं -1 होता है, तो माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम पॉजिटिव, सो 1 + 1 विल बिकम 2, so 2 is multiplied by 2, that is 4a/पाई। तो जो b1 की वैल्यू आई मेरे पास यहाँ से वो 4a/पाई, यानी n = 1 के लिए जो b1 वाली टर्म है वो सर्वाइव कर रही है, b1 की जो टर्म है वो सर्वाइव कर रही है इस सीरीज में। ये जो कोफिशिएंट है b1 ये सर्वाइव कर रहा है। अब मैं b2 की बात करता हूँ, अब मैं यहाँ b2 की वैल्यू, b की वैल्यू 2 डालता हूँ, तो 2 की वैल्यू डालने से जो ये टर्म बनेगी वो बनेगी b2 2a/2 पाई। ओके, लेट अस लेफ्ट दिस, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, मुझे इंटरेस्ट इस ब्रैकेट में है।
देखिए अब मैं जब वैल्यू B2 कैलकुलेट कर रहा हूं, यानी इस सीरीज का जो दूसरा कोफिशिएंट है इसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, ये B2 इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो B2 की जब वैल्यू मैं यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं तो B2 यानी n की वैल्यू 2, सो 2a/2 पाई, यहां देखिए ब्रैकेट में 1 माइनस कोस 2 पाई, और कोस 2 पाई की वैल्यू होती है +1, तो ये हुआ 1 माइनस 1 यानी 0, यानी B2 हो गया 0। यानी इस टर्म, इस सीरीज में जो साइन की सीरीज है, इस सीरीज में B1 सरवाइव करता है पर B2 सरवाइव नहीं करता। B2 की वैल्यू 0 होती है। अब मैं फिर से वही जो मेरा ट्रायल है उसको मैं कंटिन्यूअस रखता हूं और मैं B की वैल्यू, अब n की वैल्यू यहां 3 रखता हूं। n की वैल्यू को मैं 3 कंसीडर करता हूं और फिर देखता हूं कि आफ्टर इफेक्ट इसका क्या होगा। B की वैल्यू को अगर मैं 3 कंसीडर करूं तो ये बनेगा टर्म B3, यहां बनेगा 2a/3 पाई, और मुझे इंटरेस्ट फिर से इस क्वांटिटी में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट यहां है, क्योंकि यही मुझे बताएगा कि ये सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। मुझे अगर ये ब्रैकेट सर्वाइव करेगा तभी तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी सर्वाइव करेगी, अगर यही 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी सर्वाइव करेगी ही नहीं। ओके, अब मैं B3 की वैल्यू यहां से निकालना चाहता हूं, और B3 की जो वैल्यू आएगी वो तब आएगी जब मैं n की वैल्यू क्या पुट करूं, यहाँ 3। तो ये जो टर्म बनेगा n की वैल्यू 3 पुट करने से वो बनेगा 2a/3 पाई, 2a/3 पाई, और यहां इस ब्रैकेट में बनेगी टर्म 1 माइनस कोस 3 पाई, 1 माइनस कोस 3 पाई, और आप ये जानते हैं कोस 3 पाई की वैल्यू फिर से -1 होती है, तो -1 और इस माइनस की वजह से ये माइनस पॉजिटिव, सो 1 + 1 अगेन। यहाँ मेरे पास चूंकि B3 की वैल्यू में निकाल रहा हूँ तो यहाँ से मुझे कोस 3 पाई ने दिया -1, उस माइनस की वजह से ये माइनस हुआ पॉजिटिव, सो 1 + 1 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4a/3 पाई, ये वैल्यू आई मेरे पास B3, यानी B3 सर्वाइव करता है। B4 को निकालेंगे, B4 2a/4 पाई 1 माइनस कोस 4 पाई, कोस 4 पाई फिर से 1, 1 माइनस 1 फिर से 0, और ये आ गया B4 की वैल्यू 0। यानी एक आइडिया जो मुझे यहां से आ रहा है वो ये है कि जितनी ओड टर्म्स हैं B1, B3, B5, B6, सॉरी B1, B3, B5, B7, B9, वो सब सरवाइव कर रही हैं, और जो इवन टर्म्स हैं, B की जो इवन टर्म्स है B2, B4, B6, B8, B10, वो सब 0 हो रही हैं। ये एक बेसिक आइडिया, ये एक बेसिक रिजल्ट मुझे यहां से मिला, ये एक बेसिक आइडिया मुझे यहां से मिला है। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं कि फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n की जो सम संख्या है, जब n की वैल्यू क्या होगी, एक सम संख्या के बराबर होगी, 2, 4, 6, 8, 10, तो Bn 0 होगा, जो हम प्रूफ कर चुके हैं। और जब भी n की वैल्यू ओड होगी, ओड का मतलब विषम संख्या के बराबर होगी, विषम संख्या के बराबर होगी, ओड के बराबर होगी, तो ये जो Bn है ये सर्वाइव करेगा, और किस तरह से करेगा, इस तरह से करेगा, Bn = 4a/πn हमेशा, क्योंकि आप B1 रखिए तो 2a/π आएगा, B3 रखेंगे 2a/3 पाई आएगा, B5 रखेंगे 2a/5 पाई, लेकिन ये जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है हमेशा 2 देगा जब भी आप n की वैल्यू यहाँ ओड रखेंगे। B1 1 + 1, चूंकि कोस पाई की वैल्यू -1, माइनस से 1 माइनस हुआ प्लस, सो 1 + 1 2, 2 2 जा 4। तो हमेशा ये ब्रैकेट, तो जब भी आप n की वैल्यू ओड पुट करेंगे ये ब्रैकेट को 2 देना है आपको, ये फैक्टर, ये ब्रैकेट देगा आपको ये फैक्टर ऑफ 2, सो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 गिव्स यू 4। तो न्यूमरेटर में तो 4a बना रहना है, जब भी n की वैल्यू क्या रहेगी, ओड रहेगी, और डिनोमिनेटर में चेंज होता रहेगा। डिनोमिनेटर में B1 निकालेंगे तो 4a/π, B3 निकालेंगे, B2 तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि B2 तो 0 दे देगा, सो B3 निकालेंगे 4a/3 पाई,
B5 निकालेंगे 4a/5 पाई। तो इस तरह से ये टर्म, ये सीरीज आगे बढ़ती रहती है। और जो रिजल्ट मुझे यहाँ से एक्वायर होता है वो ये कि जो इवन वैल्यूज के लिए bn की वैल्यू 0 होती है और ओड वैल्यूज ऑफ n के लिए जो bn की वैल्यू है वो सरवाइव करती है, जो इक्वल टू होती है 4a/πn के। तो ये जो स्क्वायर वेव का एनालिसिस था जिसको हम यहाँ से कर रहे थे, स्क्वायर वेव के एनालिसिस को, ये मुझे जो रिजल्ट्स मुझे यहाँ से आते हैं वो ये है कि एक तो जो a नोट है, जो ये कोफिशिएंट था पहले वाला, इसकी वैल्यू 0 है। दूसरा, ये जो an कोफिशिएंट था यानी a1 a2 a3 जितने भी कोफिशिएंट्स थे ये सब 0 है, यानी कोसाइन वाली सीरीज 0 है। तो साइन वाली सीरीज में भी केवल वही कांस्टेंट्स सरवाइव करते हैं, केवल वही टर्म सरवाइव करते हैं जिसमें b की वैल्यू ओड है, जिसमें ये टर्म्स ओ टर्म्स हैं, B1 B3 B5 B7 B9, और जितने इवन टर्म्स हैं B2 B4 B6 B8 वो सब 0 हो जाते हैं। ये रिजल्ट मुझे यहाँ से रिक्वायर होता है, ये वाला रिजल्ट, ये इक्वेशन मुझे ये बात बताती है। तो जब ये सारे रिजल्ट्स का मतलब ये सब के सब a नोट an bn ये सब वैल्यूज मैं यहाँ से उठाता हूँ और इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, इस एक्सपेंशन में मैं पुट करता हूँ। यहाँ से जो रिजल्ट मेरे पास आता है वो इस तरह का है। देयरफॉर द कंप्लीट सीरीज इन द केस ऑफ स्क्वायर वेव अंडर द कंसिडरेशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू ft a नोट summation bn sin n omega t, where n is equals to 0 1 2 3, बल्कि ये a नोट भी यहाँ नहीं लिखना चाहिए क्योंकि a नोट की वैल्यू भी हम 0 कंसिडर कर दी है, हमने 0 प्रूफ कर दी है। तो ये वाली सीरीज, ये जो हम शुरू में लेके चले थे, ये वाली जो साइन वाली सीरीज है वो सस्टेन करेगी, और साइन में भी वो टर्म्स जिनके लिए b की वैल्यू ओड टर्म्स के इक्वल है, यानी n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 5 वाले जो टर्म्स हैं केवल वही सरवाइव करेंगे। ओके, तो ये वाली सीरीज सरवाइव करेंगी, यानी bn इक्वल्स टू 4a/n पाई n पाई दिस। तो b1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4a/पाई, b3 की वैल्यू निकालेंगे 4a/3 पाई एंड सो ऑन। इस तरह से सीरीज आगे चलती रहेगी। तो y की जो सीरीज है वो कैसे हम लिखेंगे, ये तो मैंने 0 रख ही दिया, तो इसको लिखने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और जो टर्म बनेगी वो बनेगी 4a/पाई साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये b1 की वैल्यू है, साइन की वैल्यू 1 रखेंगे तो साइन ओमेगा टी आएगा, ये आ गया साइन ओमेगा टी। फिर b की वैल्यू 3 रखेंगे तो b3 बनेगा, और b3 की वैल्यू है 4a/3 पाई, तो 4a/3 पाई, और यहाँ आएगा साइन 3 ओमेगा टी, साइन 3 ओमेगा टी। और इस तरह से जब हम इसको एक्सपेंड करते हुए चले जाएंगे तो जो लास्ट टर्म मेरे पास बनेगी वो बनेगी 4a/n पाई साइन n ओमेगा टी। इस तरह की टर्म मुझे मिलेगी। ओके, अब इनमें से आप देखिए 4a/पाई 4a/पाई सब पूरी सीरीज में से कॉमन है, तो हम इसमें से 4a/पाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ जो टर्म मुझे बचेगी मिलेगी वो बनेगी साइन ओमेगा टी, और यहाँ जो टर्म बचेगी 1/3 साइन 3 ओमेगा टी। और आगे भी अगर हम इस सीरीज को एक्सपेंड करते हुए चले जाएं तो अगली जो टर्म बनेगी 3 से अगले वाली टर्म, चूंकि 4 तो 0 हो जाएगा, 1/5 साइन 5 ओमेगा टी एंड अप टू। ओके, सो इस सीरीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 2π/t, तो साइन 2π/t साइन 6π/t साइन 10π/t, ये लिखने का केवल तरीका, बाकी ये सीरीज और ये सीरीज दोनों सेम है। सोविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड इट्स ओड हार्मोनिक्स, इवन हार्मोनिक्स नहीं है। देखिए लिखने का तरीका, देखिए लिखने का तरीका ये है कि यहाँ लिखा है सोविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल टोन, तो फंडामेंटल टोन तो ये हुई, ये वाला टर्म हुआ फंडामेंटल टोन, ये वाला टर्म हुआ फंडामेंटल टोन, और एंड इट्स हार्मोनिक्स नहीं लिखा, इसने लिखा है एंड इट्स ओड हार्मोनिक्स। केवल जो ओड हार्मोनिक्स हैं वे ही सरवाइव करते हैं, इसलिए ओड हार्मोनिक्स लिखा है। ठीक है, अब वो एक बात जो नोटिसेबल है वो ये है कि आप ये देखिए
कि सीरीज को अगर आप देखते हैं तो यहाँ जो ये टर्म है ये एम्पलीट्यूड को दिखाती है और ये जो टर्म है ये फ्रीक्वेंसी को दिखाती है। तो यहाँ इस टर्म का जो एम्पलीट्यूड है वो है 4a/π, इस टर्म का एम्पलीट्यूड है 4a/3π, इस टर्म का एम्पलीट्यूड है 4a/nπ। और जो फ्रीक्वेंसी की बात करें nωt, चूंकि हमारी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ देखिए इस टर्म में देखिए nωt, ये n की वैल्यू, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये sin 1ωt, यहाँ sin 3ωt, अगली टर्म आएगी तो sin 5ωt और लास्ट में टर्म आएगी तो sin nωt। एक नोटिसेबल बात ये है कि अगर एम्पलीट्यूड का आप यहाँ से रेशो निकालते हैं तो वो कितना आएगा 4a/π इज टू 4a/3π इज टू 4a/5π। यानी जो एम्पलीट्यूड के बीच में रेशो है वो है 1:1/3 इज टू 1/5 इज टू 1/n। और जो फ्रीक्वेंसी के बीच में रेशो है वो है 1:3 इज टू 5 इज टू n। यानी एक जो रिलेशन आप देख रहे होंगे यहाँ, बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो फ्रीक्वेंसी के बीच में यहाँ रिलेशन है 1:3 इज टू 5 इज टू n। और जो एम्पलीट्यूड के बीच में रेशो चेक कीजिए 4a/5 इज टू 4a/3π इज टू 4a/5π इज टू 4a/nπ। 1:1/3 इज टू 1/5 इज टू 1/n। यानी एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का रेशो 1, 3, 5, एम्पलीट्यूड का रेशो 1, 1/3, 1/5। एग्जैक्टली द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, exactly the reciprocal of the frequency। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि the ratio of the frequency of the constituents proportional to the odd values of n and their amplitudes is to their reciprocal, that is the frequency is into the ratio of 1:3:5 और जो amplitudes हैं उनके रेशो हैं 1:1/3:1/5। Okay. Exactly, the amplitudes are exactly the reciprocal of the frequency in the analysis of a square wave. In the analysis of a square wave. Okay. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर वेव का और मैं इसके साथ आपको कंपेयर कराता हूँ। पहले इसको एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ये जो एग्जैक्ट ग्राफ है ये इसके साथ हम इसका कंपेयर करेंगे। तो जो ये मेरे पास यहाँ मेनली 4 ग्राफ मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं। एक को नाम नहीं दिया है, नंबर 4 को नाम नहीं दिया है, 3 को नाम दिया है। देखिए पहला ये फर्स्ट ग्राफ है, ये देखिए ये गया फर्स्ट ग्राफ है। सेकंड ये वाला ग्राफ है और थर्ड वाला ये वाला ग्राफ है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ग्राफ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली जो टर्म है, इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करें 4a/π sin ωt, इसके ग्राफ को अगर आप प्लॉट करेंगे, चूंकि ये इसका एम्पलीट्यूड हुआ 4a/π, तो मैं यहाँ कहीं एम्पलीट्यूड इसका कंसीडर कर सकता हूँ, यहाँ कहीं मैं इसका एम्पलीट्यूड कंसीडर कर सकता हूँ, इस तरह से और मैं इस एम्पलीट्यूड को लिख सकता हूँ 4a/π। ओके, इसका एम्पलीट्यूड ये हुआ। और चूंकि ये साइन वेव की फॉर्म में चल रही है, साइन, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ωt है। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है बात, फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना है 4a/π है, फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा है। अब देखिए ये प्लॉट हुआ पहले वाली टर्म का, ये इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो 4a/π है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है। ओके, अब दूसरे वाली जो टर्म है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 4a/3π है, यानी इस वेव के एम्पलीट्यूड का 1/3, इस वेव के एम्पलीट्यूड का 1/3। अब इस वेव का एम्पलीट्यूड है ये 4a/3π। तो जो दूसरा ग्राफ है ये वाला ग्राफ ये दिखा रहा है मुझे सेकंड वेव के ग्राफ को, ये जो सेकंड टर्म है इसके ग्राफ को दिखा रहा है, जिसका
जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल वेव जो अभी हम ड्रॉ किया है नंबर 1 ग्राफ, इसके एम्पलीट्यूड का 1/3 है। इस वेव के एम्पलीट्यूड का, इस वेव के एम्पलीट्यूड का, इस वेव के एम्पलीट्यूड का 1/3 है ये सेकंड वाला। यानी ये जो टर्म आएगी, ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, ये जो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 4a/3π, 4a/3π। ओके, और फ्रीक्वेंसी को चेक कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इस वेव की फ्रीक्वेंसी की 3 गुना है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी की 3 गुना है। ओके, इस वेव की जितनी फ्रीक्वेंसी उससे 3 गुना है। तो देखिए ये दिखा रहा है, देखिए फ्रीक्वेंसी, ये देखिए अपना एक हाफ साइकिल पूरा करती है, इसने इतने समय में अपना एक पूरा साइकिल पूरा कर दिया। जितने समय में ये फर्स्ट वाला ग्राफ अपनी पॉजिटिव हाफ साइकिल को पूरा करता है, उतने ही समय में ये जो सेकंड ग्राफ है ये अपनी पूरे एक साइकिल को पूरा कर देता है। तो ये अंतर है। अब तीसरी वेव को है, तीसरे वाला टर्म है हमारे पास ये वाला टर्म 4a कौन सा बनेगा टर्म 4a/5π sin 5ωt। यानी इस वेव के लिए जो तीसरा जो टर्म आएगा, ये वाला टर्म, इस वेव के लिए जो एम्पलीट्यूड होगा वो इनिशियल एम्पलीट्यूड यानी इस एम्पलीट्यूड का 5th रह जाएगा, 5th पार्ट रह जाएगा। तो देखिए एम्पलीट्यूड घटा है या नहीं, ये देखिए इस वेव का एम्पलीट्यूड, इस वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ से ये इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ, ये है 4a/5π। ये तो देखिए एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है या नहीं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ नहीं। ये फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, फर्स्ट टर्म की जो रिप्रेजेंटेशन है, ये सेकंड टर्म का वेव का रिप्रेजेंटेशन, ये थर्ड टर्म का वेव रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ देखिए एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है। तो फ्रीक्वेंसी को देखिए इंक्रीज हुई है या नहीं, फ्रीक्वेंसी देखिए इंक्रीज हो गई है। जितने समय में ये वेव अपना एक साइकिल पूरा करता है, ये सेकंड वाली जो वेव है जितने समय में अपना एक पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरा करती है, उतने समय में ये जो थर्ड वाली वेव है ये अपनी एक पूरी साइकिल पूरी कर देती है, एक कंप्लीट साइकिल पूरी कर देती है। जितने समय में ये सेकंड वाली वेव अपनी पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करती है, उतने ही समय में ये थर्ड वाली वेव अपनी पूरी एक कंप्लीट साइकिल को पूरा कर देती है। तो यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो ये जो वेव है, ये जो वेव है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये इन टर्म्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड सो ऑन। अब आप ये देखिए कि जब इन वेव्स का सुपर इम्पोजिशन देखा जाता है तो वो जो स्क्वायर वेव हमें मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है, इस तरह की। अब ये वेव तो जो मेरे पास ये फाइनल वेव है, इन तीनों वेव का सुपर इम्पोजिशन ये वेव दिखा रही है, ये वाली, ये और ये एग्जैक्टली स्क्वायर वेव होनी चाहिए थी, लेकिन ये एग्जैक्टली स्क्वायर वेव नहीं है। ये देखिए स्क्वायर वेव तो ऐसी होती है, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो ऐसा नहीं है। ये तो एग्जैक्ट स्क्वायर वेव नहीं है। तो इस एग्जैक्ट स्क्वायर वेव इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो सुपर इम्पोजिशन है वो केवल 3 वेव्स का है। फर्स्ट 3 टर्म का सुपर इम्पोजिशन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म का वेव रिप्रेजेंटेशन, थर्ड वेव का वेव रिप्रेजेंटेशन। ये सुपर इम्पोजिशन केवल 3 के कारण आया है ऐसा। जब आप सोच के देखिए कि यहाँ तो n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो जब इन सब का सुपर इम्पोजिशन होगा तो एग्जैक्ट इस तरह का मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आएगा, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली मेरे पास आएगा। तो इसी कारण केवल जो 3 टर्म्स हैं, जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, उनका सुपर इम्पोजिशन जब मैं देखता हूं तो मुझे इस तरह का सुपर इम्पोजिशन या रिजल्टेंट वेव मिलती है, इस तरह की रिजल्टेंट वेव मिलती है। ये जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो इसी कारण आ रहा है। जब आप ये तो केवल फर्स्ट 3 टर्म्स है, B1, B3, B5, आगे अगर टर्म्स को आप और इंक्लूड करेंगे B7, B9, B11, B13, B15, B17, B19, B21, तो ये जो सुपर इम्पोजिशन है ये एग्जैक्ट स्क्वायर वेव में बदल जाएगा।
एग्जैक्ट आपको स्क्वायर वेव यहाँ मिलेगी। चूंकि ये तीन ही वेव का सुपर इम्पोजिशन है और ये डिस्क्रिप्ट करने के लिए ऐसा बनाएंगे। चूंकि अगर हम इतनी सारी वेव को यहाँ ड्रॉ करेंगे तो फिर समझ नहीं आने वाला कि कौन सी वेव का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इसलिए तीन वेव का केवल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। बाकी जो वेव आएंगी आगे, जो टर्म्स आएंगे, जो और टर्म्स आगे आएंगे, उन सब का अगर आप लास्ट में सुपर इम्पोजिशन, एन टर्म्स का सुपर इम्पोजिशन देखेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको एक स्क्वायर वेव के फॉर्म में मिलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल for the square wave analysis, and in our coming lecture we will discuss about the sawtooth wave। sawtooth wave इसका हम मैथमेटिकल और फूरियर एनालिसिस करेंगे। एंड so meet you into the next one। thank you।